गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो कल बताया गया था, यानी जो 5वां लेक्चर था, उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब तो इसमें देखिए कि जो कल आपको बताया गया था कि माइल्ड स्टील जो होती है उसकी स्ट्रेंथ, यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी बताई गई थी, 250 MPa या 250 MPa किसमें, टेंशन में। और कंप्रेशन में स्ट्रेंथ कितनी थी, कंप्रेशन में 263 MPa बताई गई थी। ठीक, अब अगर हम चाह रहे हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, यानी 250 MPa से इंक्रीज करके और ज़्यादा कर दिया जाए 300 MPa या 400 MPa, तो आपको करना क्या पड़ेगा। तो माइल्ड स्टील में की जो परसेंटेज है, यानी कार्बन की जो परसेंटेज है, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आप इंक्रीज कर दोगे, ठीक, अगर हम क्या कर दें, परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज कर दें तो जो सिग्मा वाई होगी, यानी यील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, जैसे माइल्ड स्टील में जो परसेंटेज थी कार्बन की वो नियर अबाउट 0.05 से लेकर 0.15 तक थी, कहीं कहीं मैक्सिमम परसेंटेज 0.3% भी हो सकता है। तो उस परसेंटेज को अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है, यानी यील्ड, जैसे माइल्ड स्टील का जो ग्राफ आप देख रहे हो, तो इस ग्राफ से जो यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ आएगी, सिग्मा वाई जो आएगी माइल्ड स्टील की, सिग्मा वाई जो है ये कितनी है, 250 MPa है। अगर आप इसी में क्या कर दो, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दोगे तो इसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे HYSD बार हो गया, HTS बार हो गया, ठीक, हाई टेंसाइल स्ट्रेस बार जो होता है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ माइल्ड इस स्टील के रेस्पेक्ट में क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जा रही है, लेकिन अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे परसेंटेज इंक्रीज करने का सबसे जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि स्टील की जो डक्टिलिटी है, जो स्टील की डक्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी, कम हो जाती है। उसकी डक्टिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ग्राफ में जो स्ट्रेन है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर ये जितना ज़्यादा एक्स एक्सिस के साइड में होगा ग्राफ, इसका मतलब उसकी डक्टिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे माइल्ड स्टील में आप देख रहे हैं ये ज़्यादा डक्टाइल है, इसकी टफनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके रिस्पेक्ट में माइल्ड स्टील की जो टफनेस भी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे देखिए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आप इंक्रीज करते हैं तो जो टफनेस है, यानी पहले ग्राफ फ्रैक्चर यहाँ तक हो रहा था, अब यहीं पर हो रहा है। ठीक, तो स्ट्रेन क्या हो रहा है HYSD बार में, जिसमें आप परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा लिए हो, उसकी टफनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई कि अगर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करोगे तो टफनेस क्या हो जाती है, रिड्यूज हो जाती है, और इसकी जो डक्टिलिटी है वो भी क्या होती है, रिड्यूज हो जाती है। यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से सबसे पहला पॉइंट क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ये एडवांटेज है। लेकिन उसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, डक्टिलिटी कम हो जाएगी और टफनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यदि हम रेजिलेंस की बात करें तो रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस का जो फार्मूला आपको बताया गया था, अगर हम बात करें तो ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू क्या, वॉल्यूम। ठीक, तो ये जो रेजिलेंस आपको बताया गया था, इसमें आप देख सकते हैं जो सिग्मा है ये यील्ड स्ट्रेंथ होती है। अब अगर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिए, यानी अगर HYSD की बात करें, HTS की बात करें, तो इसकी सिग्मा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर सिग्मा इंक्रीज हो गई तो रेजिलेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, रेजिलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, चलिए अब जो नेक्स्ट है वो जो आपको पढ़ना है वो फटीग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में आपको पढ़ना है, फटीग के बारे में पढ़ना है। ठीक, कि फटीग क्या होता है, और इसी फटीग से दो चीज़ें और आपको समझ में आएंगी। एक का नाम होता है इंडोरेंस लिमिट, इंडोरेंस लिमिट। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इंडोरेंस लिमिट क्या है। ठीक,
तो देखिए कि फटीग क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक माइल्ड स्टील का कोई रॉड ले रखा है इस तरह से। अब अगर इसी रॉड में हम मोमेंट लगाएं यम, या ऐसे आप समझ सकते हैं कि इस पर कोई आप साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हैं। एक बार ए बार ऊपर जा रहा है, फिर एक बार क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। एक बार ऊपर जा रहा है और एक बार क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ऊपर और नीचे जो आप लगा रहे हो, इससे इसमें जो स्ट्रेस है वो सपोज कीजिए कि सिग्मा है। क्या है, सिग्मा है। तो होगा क्या कि ये जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है, यानी जितनी साइकिल आप एक बार ऊपर लेके जाओगे, एक बार नीचे लाओगे, फिर एक बार ऊपर लेके जाओगे, एक बार नीचे लाओगे, इसी तरह से किसी भी, जैसे कोई फ्लाई व्हील है तो उसमें क्या होगा कि कोई भी मेंबर में क्या होगा, बार बार साइक्लिक स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ठीक, जैसे सपोज कीजिए इसमें जो साइकिल था, एन साइकिल था, एन बार आप ऊपर लेके गए, एन बार नीचे लेके गए, तो होगा क्या, ऐसा करने से जो स्ट्रेन एनर्जी है, जो मेंबर में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है, वो सपोज कीजिए कि स्ट्रेन एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई वो है 100 जूल है। कितना जूल है, 100 जूल है। और इसकी जो टफनेस है, इस मेंबर की जो टफनेस है वो सपोज कीजिए कि 50 जूल है। कितनी जूल है, 50 जूल है। यानी एनर्जी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो जूल में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो आपका पावर है उसको जूल पर सेकेंड में किया जाता है। यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, या उसका यूनिट होता है वाट भी होता है। ठीक, तो अब देखिए कि ऐसा करने से जो इसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई वो कितना हुई, 100 जूल हुई। और ये जो 100 जूल है किससे ज़्यादा हो गई, ये जो इसकी टफनेस थी, टफनेस जो थी उससे अगर ये ज़्यादा हो गई स्ट्रेन एनर्जी, तब क्या होगा, ये जो मेंबर है वो किस में फेल कर जाएगा, फटीग में फेल कर जाएगा। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर फटीग होने के लिए क्या होना चाहिए, यानी फटीग होने के लिए जो अकुमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी है, अकुमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी जो है वो ग्रेटर हो जाए किससे, टफनेस। टफनेस से अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो मटेरियल है वो फटीग में क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक, और फटीग में जो फेल्योर होता है इसको भी आप याद रखिए कि ये क्या होता है, रफ फेल्योर होता है, रफ फेल्योर होता है, रफ फ्रैक्चर होता है या रफ फेल्योर होता है। चाहे वो माइल्ड स्टील हो, चाहे वो आपका माइल्ड स्टील हो या फिर ब्रिटल मटेरियल हो, दोनों की केस में ही क्या होता है, रफ फेल्योर होता है या रफ फ्रैक्चर होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे टेंशन फेल्योर की बात करेंगे, डक्टाइल मेटल का, माइल्ड स्टील या डक्टाइल मेटल का, तो यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए आप जो माइल्ड स्टील लिखा गया इसको डक्टाइल लिख सकते हैं, डक्टाइल मटेरियल भी लिख सकते हैं। तो जब हम डक्टाइल मटेरियल जो होता है टेंशन में जब वो फेल करता है तो वो कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है, यानी 45 डिग्री पे जो फेल्योर होती है वो कप वो क्या होता है, रफ फेल्योर नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, स्मूथ फेल्योर कह सकते हैं, या 45 डिग्री पे शीयर में फेल करता है। ठीक, तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि फटीग का मतलब क्या है। जब कोई भी साइक्लिक लोडिंग की जाती है तो साइक्लिक लोडिंग करने के कारण क्या होता है, जो अकुमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी है, जो अकुमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या कर जाती है, टफनेस से ज़्यादा हो जाती है। अगर वो टफनेस से अगर ज़्यादा हो गई अकुमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी, तो आपका मटेरियल में क्या हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, यानी वो फेल कर जाएगा। ठीक, और ये जो फेल्योर होता है वो कैसा फेल्योर है, वो आपका रफ फेल्योर होता है, यानी रफ फ्रैक्चर होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम। तो सपोज कीजिए कि वही वाली जो रॉड थी इस पे
जो आपने स्ट्रेस लगाया था, ये जो सिग्मा 1 है, इसको सपोज कीजिए कि आपने लगाया 400 MPa का स्ट्रेस लगा दिया। कितने MPa का? 400 MPa का स्ट्रेस लगा दिया। सपोज 5 मिनट लगेगा, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी फटीग क्या होता है, एंडोरेंस लिमिट क्या होता है। ठीक, तो जो सिग्मा 1 था, जब पहली बार आपने इस पर स्ट्रेस लगाई वो कितने का था? 400 MPa का। तो ऐसा लगाने से कितने साइकिल पे, यानी सिग्मा 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमने ग्राफ बनाया है N1, वो सपोज कीजिए कि 10 साइकिल आपने लगाया, जिसको आपने N1 बोला। 10 साइकिल में जो इसकी स्ट्रेन एनर्जी थी, अकुमुलेटेड जो स्ट्रेन एनर्जी थी, वो उसके टफनेस से ज़्यादा हो गई, तो मटेरियल आपका क्या कर गया? फेल कर गया। यानी इस कम्बिनेशन में आप देख रहे हो कि अगर 400 MPa की स्ट्रेस आप लगाते हो और कितने साइकिल तक? 100 साइकिल तक, तब जाके वो आपका मटेरियल क्या हो जाता है? फेल कर जाता है। तो दूसरे केस में क्या है? ए केस था, बी केस में अब यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस का लेवल जो है 400 से कम करके हमने कितना कर दिया है? सपोज कीजिए 300 MPa कर दिया है। कितना MPa कर दिया है? 3 MPa कर दिया है। अब जैसे आपने 400 MPa से 300 MPa किए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइकिल थी वो क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो पहले जो साइकिल थी कितनी थी? 100 साइकिल में वो फेल करता था। अब सपोज कीजिए कि 120 साइकिल में क्या कर रहा है? फेल कर रहा है। ठीक, यानी जब आपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर दिया, 400 से 300 कर दिया, तब आप क्या कर सकते हैं? उस पर नंबर ऑफ़ रिपीटेशन जो है या नंबर ऑफ़ साइकिल वो क्या कर सकते हैं? ज़्यादा लगा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या होगा? सपोज कीजिए सी पे आ गए आप, सी पे सिग्मा 3। अब ये जो लिया आपने 200 ले लिए MPa। अब इस पे जो साइकिल है जो N3 है, इसके करस्पॉन्डिंग ए कितना आ रहा है? सपोज कीजिए 150 साइकिल आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब और क्या है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस की वैल्यू घटाते जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ जो साइकिल हो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक, फेलोर होने के लिए। फिर क्या हो रहा है कि एक लास्ट वाला जो है, जो सिग्मा 5 है, जो सिग्मा 5 है, उस पर क्या हो रहा है? अब 100 MPa आ गया। अब 100 MPa पे आप नंबर ऑफ जो साइकिल है वो बढ़ाते जाइए, यानी नंबर ऑफ जो साइकिल है वो इनफाइनाइट साइकिल भी लगा देंगे, तब भी जाके आपका मटेरियल क्या हो रहा है? फेल नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस का एक मिनिमम लेवल है, स्ट्रेस का एक मिनिमम लेवल है या इंटेंसिटी है, जिस पे आप चाहे जितना साइकिल लगाएं स्ट्रेस को, वो आपका मटेरियल अब क्या कर रहा है? फेल नहीं कर रहा है। कितनी भी बार उस पर साइक्लिक लोडिंग लगाओगे तो वो फेल नहीं करता है। ठीक, अब ये जो लिमिट आप देख रहे हो, इसी लिमिट को ही हम क्या बोलते हैं? एंडोरेंस लिमिट बोला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं, रेंस लिमिट बोलते हैं, एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। यानी इसी जो सिग्मा आ रहा है, सिग्मा ई को ही हम क्या बोल रहे हैं? एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। यानी स्ट्रेस का वह मिनिमम वैल्यू, स्ट्रेस का वह मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे, यानी 100 MPa के नीचे आप कितना भी स्ट्रेस लगा लो, आपका जो मटेरियल है वो साइक्लिक लोडिंग में फेल नहीं करेगा। तो इसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं? एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एंडोरेंस लिमिट क्या है। एंडोरेंस लिमिट क्या है? ठीक, फिर से आप देख लीजिए कि एंडोरेंस लिमिट क्या है कि किसी भी स्ट्रेस का वह मिनिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है जिसके नीचे आफ्टर द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ द साइकिल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑफ द मटेरियल इज नेग्लिजिबल। ठीक, तो ये जो एंडोरेंस लिमिट है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई मटेरियल ले लेते हैं आप, माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो माइल्ड स्टील के लिए जो एंडोरेंस लिमिट होता है, यानी स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है 186 MPa होती है, और एल्युमिनियम की लगभग 130 MPa के आसपास होती है, या 131 MPa के आसपास
होती है। ठीक, तो एंडोरेंस लिमिट क्या है, एक प्रकार का स्ट्रेस होता है, मिनिमम स्ट्रेस लेवल होता है, मिनिमम स्ट्रेस लेवल बिलो विच नो चांसेस ऑफ फेल्योर, नो चांसेस ऑफ फटीग फेल्योर, फटीग फेल्योर, फेल्योर इन मटेरियल, इन मटेरियल, मटेरियल। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ें फिर। अब बात करते हैं हम क्रीप की, क्या होता है क्रीप। आपका जो क्रीप है ये क्या, क्रीप को कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन होता है। क्रीप क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, यानी जो आपका क्रीप है वो क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। और किसके कारण होता है, ड्यू टू कांस्टेंट लोड या सस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड या फिर डेड लोड, और डेड लोड। ठीक, सपोज कीजिए कि एक ये मेंबर है, इस तरह से हैंग है, तो ये क्या करेगा, अपने वेट के कारण, जो इसका वेट होगा सेल्फ वेट W जो होगा, अपने वेट के कारण धीरे धीरे टाइम के साथ क्या करेगा, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए इतना डिफ्लेक्शन हो गया, तो इसी डिफ्लेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। और ये जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, नॉन रिकवरेबल होते हैं। इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक, क्रीप क्या हो गया, इसीलिए इसके आगे लिखा गया है, क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू कांस्टेंट लोडिंग और सस्पेंडेड लोड के कारण होता है, और इसको आप क्या कर सकते हो, क्रीप को रिकवर नहीं किया जा सकता। अब इसका एक ग्राफ होता है कि क्रीप टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, या इसका रेट क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे एक ग्राफ बनाया हमने, इस ग्राफ में जो क्रीप है इसका जो रेट है ऐसे है, फिर ऐसे स्टडी है, फिर इंक्रीजिंग है। ठीक, तो यहाँ तक देख सकते हैं आप, यानी क्रीप को हमने 3 स्टेज में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज में। ठीक, तो सेकेंड स्टेज तो आपको विजिबल है, दिखाई दे रहा है कि ए स्टेज क्या है, स्टडी स्टेज है, इसको बोलते हैं स्टडी क्रीप बोलते हैं। यानी इस स्टेज में क्रीप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी इसका जो रेट है इंक्रीजिंग का वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, टाइम के साथ इस एक्सिस पे हम टाइम दिखाते हैं, और इस एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, डिफ्लेक्शन या क्रीप दिखाते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो रेट है क्रीप का, जो रेट है वो क्या है, इंक्रीजिंग, यानी चेंज इन डेल्टा बाई चेंज इन टाइम वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट का है। यहाँ पे क्या है, चेंज इन डेल्टा बाई चेंज इन टाइम वो क्या है, डिक्रीजिंग रेट का है। ठीक, तो ये जो क्रीप है जिसको बोलते हो डेल बाई डेल टी, ये क्या होता है, टाइम के साथ इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग विथ टाइम।
जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, इंक्रीजिंग विथ टाइम। लेकिन जो इनिशियल है, इनिशियल जो क्रीप है उसका टाइम के साथ तो क्रीप बढ़ रहा है, लेकिन क्रीप के बढ़ने की रेट जो है इनके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। बाकी सेकंड स्टेज में क्या है, ज़्यादा कांस्टेंट है, और थर्ड में क्या है, इंक्रीजिंग रेट का है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्रीप क्या है, इस तरह से इसका वेरिएशन होता है। और क्रीप के कारण ही क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसी कारण क्या होता है, रिलैक्सेशन इन स्टील भी होता है, इन स्टील, रिलैक्सेशन इन स्टील। ये क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। जैसे मान लीजिए कोई मेंबर है, कोई प्री स्ट्रेस मेंबर है, तो उसमें क्रीप होने से क्या होगा, थोड़ा सा एलोंगेशन होगा। अगर एलोंगेट हो गया आपका जो स्टील था या आरसीसी का जो मेंबर था, अगर एलोंगेट हो गया तो उसमें जो स्ट्रेसेस पहले से ऑलरेडी जो जनरेट किए गए हैं, प्री स्ट्रेस जो दिया गया है, सपोज कीजिए 80 MPa दिया गया है स्टील का, वो क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूज हो जाएगा। 80 से घट के कितना आ गया, तो 70 आ गया क्रीप के कारण। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील बोलते हैं। और ये जो क्रीप है किन किन बातों पे डिपेंडेंट होता है, तो उसके बारे में भी देख लीजिए। हम कुछ पॉइंट लिखते हैं कि क्रीप किस किस पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है। ए दोनों पे डिपेंडेंट होता है, स्टैटिक लोडिंग एंड डायनेमिक। स्टैटिक लोडिंग हो या डायनेमिक, दोनों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, हम कुछ लोग कहते हैं कि जो क्रीप है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक लोडिंग पे ही डिपेंडेंट होता है, लेकिन नहीं, स्टैटिक लोडिंग पे तो डिपेंडेंट होता ही है, साथ साथ में डायनेमिक लोडिंग पे भी क्या करता है, डिपेंडेंट होता है। और जो टेम्परेचर है इस पे भी डिपेंडेंट करता है। क्रीप टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो क्रीप भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है। और एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसको आप कहते हो होमोलॉगस टेम्परेचर। होमोलॉगस टेम्परेचर ऐसा होता है कि उस टेम्परेचर के बाद जो क्रीप है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करने लगता है, उसी को आप क्या बोलते हो, होमोलॉगस टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो इतना बहुत है। तो क्रीप के बारे में भी आपको समझ में आ गया। अब एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। फेल्लोर, जो फेल्लोर है वो दो तरह के जो मेटल होते हैं। जैसे एक तो मेटल हो गया आपका डक्टाइल हो गया, डक्टाइल हो गया, और एक क्या हो गया, ब्रिटल हो गया, ब्रिटल हो गया। तो ये आपका जो डक्टाइल है, डक्टाइल जो मेटल होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ टेंशन में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यानी डक्टाइल मटेरियल की जो स्ट्रेंथ टेंशन में क्या होती है, टेंशन या कंप्रेशन में, दोनों में क्या होती है, ज़्यादा होती है, टेंशन और कंप्रेशन में। और शियर में क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें, अगर आप देखना चाहते हैं जो स्ट्रेंथ है नियर अबाउट, कंप्रेशन में तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये समझ सकते हैं 260 250 MPa, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और शियर में क्या होती है, बहुत कम होती है, 100 MPa के आसपास होती है। अब ये जो ब्रिटल मटेरियल है इसकी स्ट्रेंथ किस में सबसे ज़्यादा होती है, कंप्रेशन में। कंप्रेशन में इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। बाकी टेंशन में इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। यानी ब्रिटल मटेरियल जितने होते हैं वो टेंशन में उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, जल्दी फेल कर जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि जैसे जो डक्टाइल मटेरियल है इसका जो फेल्लोर है वो कैसे होगा। यानी जो फेल्लोर की जब भी हम बात करेंगे, एक टेंशन फेल्लोर और एक कंप्रेशन फेल्लोर। टेंशन फेल्लोर और कंप्रेशन फेल्लोर। सेम इसी तरह से ब्रिटल मटेरियल में भी
टेंशन फेल्योर और कंप्रेशन फेल्योर। कंप्रेशन फेल्योर, कंप्रेशन फेल्योर, टेंशन फेल्योर एंड कंप्रेशन फेल्योर। ठीक, तो ये जो डक्टाइल मेटल हैं जिसमें आप टेंशन फेल्योर बता रहे हो, ये टेंशन फेल्योर जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और एक ऐसा फेल्योर होगा कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है, कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है, कप एंड कोन फेल्योर। ठीक, अब कंप्रेशन में 90 डिग्री पर फेल होता है, इसको बोलते हैं बल्जिंग। ठीक, जैसे देखिए जो हमने आपको बताया है टेंशन फेल्योर, यानी जो अगर आप कोई डक्टाइल मेटल ले लीजिए, सपोज कीजिए आपका एक कोई डक्टाइल मेटल है, आप इस पे आप लोड लगा रहे हो, पी लोड इधर लगाया आपने, पी लोड इधर लगाया। ठीक, अब इसकी जो परमिसिबल लिमिट थी सिग्मा यू, सपोज कीजिए 250 MPa है, आप लोड और इंक्रीज़ करते गए, इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है सिग्मा यू है वो 350 MPa है, उससे भी ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर दीजिए तो होगा क्या, ये जो बार है सबसे पहले इसमें एक्सटेंशन होगा इस तरह से, उसके बाद होगा क्या कि ये जो मेटल है यहाँ से यानी 45 डिग्री पर क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। क्यों, हमने क्या बताया, डक्टाइल जो मेटल होते हैं किस में स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, शीयर में इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो यहाँ से जो 45 डिग्री पे जो शीयर है वो मैक्सिमम होगा, तो इस प्लेन के अलोंग क्या हो जाएगी, फेल कर जाएगी। जब ये फेल करता है तो यहाँ पे जो फाइनल आपको दिखेगा कुछ इस तरह से शेप दिखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कप एंड कोन फेल्योर बोलते हैं। इसी फेल्योर को क्या बोला जाता है, कप एंड कोन फेल्योर बोलते हैं, कप एंड कोन फेल्योर बोलते हैं। ठीक, तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें क्या होता है, टेंसाइल फेल्योर जो होता है कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पे होगा विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और कौन सा फेल्योर होगा, कप एंड कोन फेल्योर होगा। और कंप्रेशन में जो फेल करेगा वो किस पे होगा, 90 डिग्री पे फेल्योर होगा या बल्जिंग फेल्योर होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये मटेरियल है, इस तरह से आपने ऊपर से लोड लगाया, तो लोड लगाने पे क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ फेल्योर सरफेस आपको देखने को मिलेगा। यानी ये कितने डिग्री पर, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इस 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। ठीक, तो जो डक्टाइल मेटल है वो टेंशन फेल्योर 45 डिग्री पे क्यों होता है, उसका रीज़न हमने बताया कि शेयर में क्या होता है, सबसे वीक होता है, इसलिए 45 डिग्री पे फेल कर जाता है। और कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, वो 90 डिग्री पे फेल करेगा। ठीक, और ब्रिटल मटेरियल के बारे में देख लेते हैं हम। तो जब आप कंप्रेशन यानी कोई ब्रिटल मटेरियल है उस पर जब आप कंप्रेशन लगाएंगे, जैसे मान लीजिए है इसी पे आपने अगर ब्रिटल मटेरियल था, इस पर जब कंप्रेसिव लोड लगाओगे, इस तरह से लोडिंग करोगे, और ये मटेरियल सपोज कीजिए कंक्रीट है, तो कंक्रीट है किस पे फेल कर जाएगा, ये आपका यहाँ से कहीं से, जैसे आपने सॉइल में पढ़ा होगा 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये फेल कर जाएगा। ठीक, कंप्रेशन में जो फेल्योर होगा वो 40, इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। कंप्रेशन में 90 डिग्री पे कर रहा था, ये कंप्रेशन में किस पे, 45 डिग्री पर। और टेंशन में जो फेल करेगा, यानी कोई ब्रिटल मटेरियल है, सपोज कीजिए कि ये आपका कंक्रीट है, इसको जब आप लोड लगा दिए पी लोड, तो क्या कर जाएगा, इस प्लेन के अलॉन्ग क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगर यही आपका टॉर्सन ले लें, यानी जो डक्टाइल मेटल है, डक्टाइल मेटल टॉर्शन में किस तरह से फेल करता है, सपोज कीजिए कोई आपका सॉफ्ट है, इस पर आपने टॉर्क लगा रखा है टी, तो इसका जो फेल्योर होगा डक्टाइल मटेरियल का, टॉर्क जब आप लगाओगे ना, तो इस सेक्शन के अलॉन्ग देखिए, जब इसको टॉर्क लगाओगे तो इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, यानी यह इसके अलॉन्ग जो शीयर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। 90 डिग्री अलॉन्ग क्या होता है, शीयर मैक्सिमम होता है।
तो फेल कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री पे फेल कर जाएगा। ठीक, यानी अगर टॉर्शन के केस में लेंगे तो जो डक्टाइल मटेरियल टेंशन में 45 डिग्री पे फेल कर रहा था, अब किस में फेल करेगा, 90 डिग्री पर वो फेल कर जाएगा। ठीक, फेल एट 90 डिग्री इन टॉर्शन। टॉर्शन ये कौन सा है, डक्टाइल मटेरियल। ठीक, मटेरियल। ठीक है, अब नियर अबाउट देखा जाए तो जो भी कॉन्सेप्ट छूट गए हैं या थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में लगभग नियर अबाउट सारी चीज़ें हमने कवर करा दी है। अब इस पे क्वेश्चंस करा दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपको कराया जाएगा, जो है क्या हुक्स लॉ वगैरह है। ठीक है, और स्ट्रेस रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, जिसमें डिफ्लेक्शन वगैरह, सॉरी डिफ्लेक्शन क्या, जैसे स्ट्रेस की कंप्लेबिलिटी जो होती है जहाँ पे, वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद जो बल्क मॉडुलस हो गया, शियर मॉडुलस हो गया, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक, तो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है या कहीं से आपको दिक्कत लग रहा है तो आप क्या करिएगा, कमेंट में एक्सप्लेन कीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्या कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक, चलिए धन्यवाद आपका।